सो नाउ हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे इस एंटायर चैप्टर के। फाइनली अब तुम अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखोगे जो बहुत ही बढ़िया लगेगा तुम्हारे को। ठीक है, इनकम मेथड से सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी, फिर आपको सिखाऊंगी एक्सपेंडिचर मेथड से, लास्ट में वैल्यू एडेड मेथड से। देखो काम तो एक ही करना है, एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम को ढूंढना है। बट नेशनल इनकम को ढूंढने के 3 तरीके हैं इनकम मेथड। जैसे कि देखो अब तुम्हें पूरे नेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए तुम क्या लगा सकते हो, इनकम मेथड लगा सकते हो कि भाई पूरे देश में जितनी भी कमाई हुई है भाई उसको प्लस कर दो, इनकम मेथड बन गया, आ गई इनकम। ठीक है, दूसरा या ये जान लो पूरे देश में कितना खर्चा हुआ है। भाई खर्चा तो तभी हुआ होगा ना जब इनकम आई होगी, तो जितना भी खर्चा पूरे देश का हुआ है 1 साल के अंदर उसको ऐड कर दो तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी। या फिर वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए होते हैं उनकी वैल्यू जानी होती है, तो ये देख लो कितना वैल्यू ऐड करके जितने भी गुड्स प्रोड्यूस है उनकी वैल्यू जान लो तो भी नेशनल इनकम पता चल जाएगी। तो नेशनल इनकम को जानने के तीनों फेजेस में आज हम पढ़ेंगे। दैट नेशनल इनकम खर्चा करके भी सारा का सारा खर्चा जोड़ दो, जितना खर्चा हुआ है पूरे देश का हमारा तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी। वैल्यू एडिशन जितना हुआ है देश के उसमें जो है जीडीपी में वो कैलकुलेट कर लो तो भी आ जाएगा। और अगर आप वो कर दोगे सारे की सारी इनकम कैलकुलेट कर लोगे, नेशनल इनकम क्या इनकम ना, तो सबसे पहले इसलिए इनकम मेथड से पढ़ा रही हूँ। सारी इनकम कर लो, गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई, तुम्हारी मेरे जैसे नॉर्मल पीपल की इनकम कितनी हुई, फर्म्स की इनकम कितनी हुई, जिसने जो कमाई करी है सबको प्लस कर दो, आगे नेशनल इनकम। तो सिंपल यही है नेशनल इनकम। ठीक है, तो इनकम मेथड से जानते हैं। इनकम मेथड इज अ मेथड टू कैलकुलेट फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि ये वो मेथड है जहाँ पे हम नेशनल इनकम जानते हैं। हर एक इंसान की जो भी हमारी कंट्री में रह रहा है नॉर्मल रेजिडेंस की इनकम को जानने का तरीका होता है नेशनल इनकम का इनकम मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम मेथड से चले गए, समझ गए। अब इनकम मेथड जब हम सबकी इनकम जोड़ लेते तो ऐसे नहीं है डायरेक्ट इनकम पता चलती है, नहीं। जब हम सारे ही सेक्टर्स की जिसने भी कमाई करी है हमारे देश में रह के उसे जोड़ते हैं तो हमारे पास एनडीपीएफसी आता है। एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये निकल के आता है आपको, तो ये चीज लर्न कर लो, यू हैव टू लर्न दिस। कमेंट सेक्शन में लिखो इनकम मेथड से हम कैलकुलेट कर पाते हैं एनडीपीएफसी। एंड एनडीपीएफसी से जो है मेरे भाई बहनों को, मेरे स्टूडेंट्स को एनएनपीएफसी पे जाने में कोई वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआई इंक्लूड नहीं होता। तो अगर हम एनडीपीएफसी में एनएफआई इंक्लूड कर देंगे तो आप एनएनपीएफसी नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे, समझ गए। बट ये एनडीपीएफसी कैसे ढूंढना है ये देखो। तो हमारी जो है इनकम मेथड से हम क्या जानते हैं, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो जानते हैं। फिर उस डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआईए प्लस करके नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम क्या, देश में रहने वालों की इनकम। देश में कौन कौन रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, तुम रह रहे हो, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उन सबकी इनकम जानेंगे हम इनकम मेथड में। इनकम जनरेट करने की सोर्सेज क्या क्या है, सबसे पहली सोर्स हो गई एम्प्लॉय बन जाओ। मेरी केचप की फैक्ट्री है, उसकी कंपनी भी मैंने खोल रखी है, उसके बहुत सारे स्टोर्स भी है केचप के, वहाँ आके आप एम्प्लॉय बन जाओ। आप किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाके एम्प्लॉय बन रहे हो। पहला तरीका हमारी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी अच्छी जॉब लो, अच्छी अच्छी डिग्री लो, फिर जाके आप एम्प्लॉय बन जाओ कहीं पे जाके, वहाँ पे जाके आप जॉब करो। तो पहला तरीका होता है हमारी कंट्री में इनकम कमाने का पहला तरीका क्या है, जॉब करना। तो जॉब जब आप करते हो तो आप बन जाते हो एम्प्लॉय। तो सबसे पहले इनकम मेथड में हम क्या देखते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम मेथड में सबसे पहले क्या प्लस करा जाता है, देखो ये 3 चीजें प्लस करके ना इनकम मेथड आ जाता है हमारा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड करोगे आप तो आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। ठीक है, और एनडीपीएफसी में एनएफआईए जोड़ दोगे तो आपके पास एनएनपीएफसी आ जाएगा। बट मामला इतना सरल नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सीओई नहीं दिया होता, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होता, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता, वो हमें खोजना होता है। तो हमें इनके पार्ट भी समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है, यानी कि एम्प्लॉयज को किस तरीके से जो है पैसा मिलता है। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मिलती है। अब कोई लेबर भी हो सकते हैं, कोई लेबर है किसी के यहाँ पे जाके, जैसे मेरा खेत है वहाँ पे टमाटर उगवा रही हूँ मैं केचप के लिए अपने, तो वहाँ पे कोई लेबर आ रही है, फार्मर्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें क्या दूंगी, वेजेस दूंगी मैं उनको। ठीक है, तो भाई क्या है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज में सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कि भाई तुम मेरी केचप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, कैश में तुम्हारी सैलरी पे कर दी। ठीक है, या फिर वो मेरी केचप वाली कंपनी जो है उसकी जहाँ पे वो पूरी ब्रांडिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे तुम काम करो, तुम मेरा एम्प्लॉय हो, मैंने तुम्हें सैलरी दी महीने की 20,000 30,000 50,000, वो तुम्हारी सैलरी हो गई कैश। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश।
उसके साथ में आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड क्या होता है, कई बार ना जो कंपनीज होती हैं वो काइंड में भी पेमेंट करती है, जैसे कुछ टेलीफोन के बिल्स भर देती है कंपनी अपनी तरफ से, ठीक है, कुछ बोनस दे दिया, कुछ गिफ्ट दे दिए, किसी दिन हमारी जितने भी ऑस्पिशियल फेस्टिवल्स होते हैं काइंड में पेमेंट करी, पैसा नहीं दिया, कुछ बेनिफिट दे दिए, तो वो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। जैसे मेरा बहुत अच्छी हमारी केचप फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लग गई, तो मैंने खुश होकर सारे के सारे उनको क्या दिया, उनको गिफ्ट में मैंने उनको जो है एक एक गाड़ी दे दी समझ लो, तो वो हो गई काइंड की पेमेंट, ठीक है। या फिर मैंने उनको गिफ्ट में कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो हो गई वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कैसे कमाई होती है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSC सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी जैसे आपने ना प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें जो सैलरी होती है ना, जब सैलरी मिलनी होती है एक एम्प्लॉय को, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वो जो है ना आपकी सैलरी में से, जैसे तुम्हारी सैलरी है 50,000, तो आपको डायरेक्ट 50,000 नहीं मिली, आपको कट के मिली 40,000। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपये आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अपनी कंपनी ने जमा करा दी कि जब आप रिटायर हो गए या जब आपको ज़रूरत हो आप इस स्कीम से ले सकते हो, ठीक है। तो भाई क्या होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के पार्ट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या फिर पेंशन और रिटायरमेंट वाली जितनी भी स्कीम्स होती है उसमें जो पैसा डाला जाता है वो बना के हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनता है। तो एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज न्यूमेरिकल जब आपको सॉल्व करने को आएगा नहीं लिखा होगा, तो मैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए क्या क्या ढूंढना है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ढूंढोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड ढूंढने के लिए कभी को मैं टेलीफोन बिल लिखा सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कोई बिल विल गिवन हो कि जो कंपनी अपनी तरफ से पे कर दे तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने जाने का खर्चा, जो कैब का खर्चा है, जो पेट्रोल का खर्चा है वो कंपनी ने दे दिया, तो वो क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में आ जाएगा, वो कि तुम्हारा बिल कंपनी ने पे कर दिया। फिर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तुम्हारे लिए जो जो हमारे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में अलग अलग स्कीम चलती रहती है, उसमें आपकी कंपनी ने अपनी तरफ से कहा भैया इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करो ज़रूरी है। एंड पेंशन वाली जो स्कीम्स है उस पर हो गया, तो इन सबको प्लस कर दोगे COE आ जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो सबसे पहला कमाई करने का जरिया हमारी कंट्री में है, आप एम्प्लॉय बन जाओ, जो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय को मिल रही है तो कमाई हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कमाई करने का जरिया है थ्रू ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये सारों को मिला के बनता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, जैसे कि प्रॉफिट कौन कमाता है, एंटरप्रेन्योर कमाता है। तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका इनकम करने का क्या है, तुम मेरी तरह एंटरप्रेन्योर बन जाओ, मेरी तरह केचप की फैक्ट्री खोलो, मेरी कमाई में प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, मैंने प्रॉफिट कमाया। या फिर तुम्हारे पास कोई लैंड है, क्यों कर रहे हैं हम, इनकम क्यों आ रही है, रेंट को इनकम में इंक्रीज क्यों करें, मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, उसे मैंने रेंट पे दे रखा है, उसकी रेंट आ रही है मेरे पास, वो मेरी कमाई हो गई। रॉयल्टी, व्हाट इज रॉयल्टी, मेरा नाम है, मेरी केचप की कंपनी है, मेरी केचप की कंपनी मेरे नाम पे किसी और ने भी अपनी जो है आप समझ लो मेरे नाम से किसी और ने भी अपने केचप बना के बेचनी शुरू कर दी, बट मेरे नाम से बेचने पे वो मुझे कुछ पैसे दे रहे, तो वो मेरी रॉयल्टी हो गई। जैसे कई बार बुक्स पे रॉयल्टी मिलती है कि आपके नाम पे जो आपके पब्लिशर ने किसी ने आपके नाम पे कोई बुक छापी है तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। जैसे वो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, सारे आपके जो सिंगर्स होते हैं उनके गाने जब स्पॉटिफाई पे चलते हैं तो उन्हें रॉयल्टी मिलती है, समझ रहे हो कि उनके गाने उस ऐप पे चल रहे हैं, उन्हें रॉयल्टी मिलेगी उस चीज़ की, रॉयल्टी हो गई। और कैपिटल, आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक्स्ट्रा पड़ा है तुम्हारे पे 20 लाख रुपए, बैंक में रखवा दो, जमा करवा दो, इंटरेस्ट मिलेगा उसका। तो नेक्स्ट तरीके हमारे पास इनकम जनरेट करने की क्या है अपनी कंट्री के अंदर, या तो एम्प्लॉय बन जाओ तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, एम्प्लॉय नहीं बनना है, जॉब नहीं करनी, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनोगे, प्रॉफिट मिलेगा, लैंड है उसे रेंट पे लगा दो, रेंट मिल जाएगी, रॉयल्टी, बड़े कुछ बहुत बढ़िया काम करो आप, आपको रॉयल्टी मिल सके, कैपिटल है तो उसे जमा करा दो, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट तरीका क्या होता है, आपका हमारी कंट्री में इनकम कहाँ से जनरेट होती है, नेक्स्ट होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे जो वेंडर्स होते हैं, जैसे सब्जी वाले भैया जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, तो उनकी कमाई क्या इसमें आती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में उनकी कमाई आ जाती है, ठीक है। ज़्यादातर वेंडर्स की हो गई, इन सब लोगों की मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये डायरेक्टली एग्जाम में गिवन होगा। इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करने पे आपका NDPFC आ जाएगा। तो NDPFC का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बट एज आई टोल्ड यू, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कभी सही से नहीं गिवन होगा, छुपा हुआ गिवन होगा, तो आप उन सब चीज़ों को प्लस कर दोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आप क्या प्लस कर दोगे,
प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन सबको जो है आप प्लस कर देंगे एंड मिक्स्ड इनकम टू डायरेक्ट गिवन होगी। ये सब निकालने के बाद आप एनडीपीएफसी पे आ जाओगे एंड एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे जाना मेरे भाई बहनों के लिए मुश्किल नहीं है। एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कर देंगे, एनएनपीएफसी पे आ गए, मतलब इनकम मेथड कंप्लीट, नेशनल इनकम मेथड से निकाली। अब एक बार बुक में दिखाती हूँ, प्रिंटेड नोट्स में दिखाती हूँ। तो मैंने अभी बनाया था ना, खुद से लिखा था, अब प्रिंटेड नोट्स में दिखाती हूँ, तुम उससे रिवीजन कर लेना। ओके गाइस, तो ये देख लो इनकम मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या है। इनकम मेथड से एनडीपीएफ से निकलती है। एनडीपीएफ से निकालने के लिए हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं ऐड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर देंगे हम, जो होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाता है हमारा एनडीपीएफसी। और ये जो ये है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है ये भी हमें पता है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस इन कैलरीज इन काइंड जो बिल और बोनस होता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये सब प्लस करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कर दो, मिक्स्ड इनकम प्लस कर दो, आ जाएगा आपके पास अपना एनडीपी जो है एफसी, और एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस कर दोगे तो एनएनपीएफसी पे आप आ गए हो। ठीक है, ये कुछ बातें देख लो यहाँ पे। अब प्रॉफिट निकालने का भी जो है फॉर्मूला आपको लर्न करना है। कई बार प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं होता है पेपर में, तो प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसको लिख लो, कमेंट सेक्शन में लिख लो। कई बार एग्जाम में 1 मार्कर में ये पूछा जा सकता है, प्रॉफिट निकालने का तरीका बताओ। कई बार ये ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट ना गिवन हो और उसकी जगह आपको गिवन हो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये रहा, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, और ये क्या, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। ये जो रेंट, रॉयल्टी आ गया आपका और जो है इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो होता है, इसको हम कहते हैं हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, फिर एनएनपीएफसी से जो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कर दोगे तो एनएफआईए आ गया, एनएनपीएफसी आ गया, हो गया। ओके, तो ये रहा देखो इनकम मेथड, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, सेल्फ एम्प्लॉयड से एनडीपीएफसी आएगा प्लस एनएफआईए कर दिया, एनएनपीएफसी पे आप पहुंच गए, पता चल गया। आप पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास अपना जो है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पे जीडीपीएमपी आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास? जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हमें आता है, हमें रिलेटेड एग्रीगेट्स का कन्वर्जन डेप्रिसिएशन एनआईटी और एनएफआईए की मदद से करना आता है। अब एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? इट इज अ मेथड विच मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड और सर्विस बनाने के लिए, फाइनल गुड्स, यू रिमेंबर फाइनल गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत होती है, जैसे कि चीनी खरीदी गई बाय हाउस होल्ड, या फिर जो बेकर ने खरीदा ब्रेड बनाने के लिए ओवन। तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से फाइनल गुड खरीदा जाता है या फिर कंजम्पशन पर्पज से फाइनल गुड खरीदा जाता है, उस पे जो एक्सपेंडिचर आता है उसको कहते हैं हम फाइनल एक्सपेंडिचर। और इसी फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमसी से एनएफएफसी में जाना हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो भाई फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ? जितना भी खर्चा फाइनल गुड्स पे करा जाता है कंजम्पशन के लिए, चीनी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, या फिर जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो हम जो है फाइनल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, तो उसको हम माइनस करेंगे ऑब्वियसली। तो अब फाइनल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला देखो। फाइनल एक्सपेंडिचर किस किस का होता है? देखो, एक्सपेंडिचर खर्चा, एक प्राइवेट लोगों का खर्चा होता है, हर हाउस होल्ड का खर्चा, तुम्हारे घर का 50,000 रुपये महीने का खर्चा होगा, जितने का भी खर्चा होगा, एनुअली जो भी खर्चा होगा। तो सबसे पहले होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है भाई हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत खर्चा होता है, गवर्नमेंट हमारे लिए रोड बना रही है, स्कूल बना रही है, कुछ बना रही है, ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम लोगों का खर्चा है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर में हम क्या देखते हैं? फाइनल गुड्स जो कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर करा गया होता है वो देखते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करा गया होता है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर फाइनल गुड्स गाइस हमें पढ़ाई इसलिए गए थे, ठीक है। मैंने तुम्हें फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल में तभी वो बेकरी वाला एग्जाम्पल दिया था। तो फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो या तो करा जाता है कंजम्पशन के लिए, यानी कि
खर्चा करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के। या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर करा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी, गवर्नमेंट ने कोई इंपॉर्टेंट कोई टेक्नोलॉजी खरीदी फॉरेन कंट्री से। तो या तो प्राइमल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए करा जाता है फाइनल एक्सपेंडिचर, या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कंजम्पशन वाला ऐड कर दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर भी तो ऐड करना होगा, तो यहाँ पे फिर हम इसमें ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है, इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है ये कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस कर दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट क्या कैपिटल फॉर्म करती है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बिल्डिंग बनाई, रोड बनाई, डैम बनाए, इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल फॉर्म हो रहा है, हमारा एसेट बिल्ट हो रहा है। बिल्डिंग बनाई तुमने अपने लिए, तुमने अपनी फर्म खोलने के लिए कोई बिल्डिंग बनाई, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट करिए आपने अपने काम के लिए। तो फिर उसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी ऐड कर देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, आई टोल्ड यू द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक जो लैंड पे होगी, कैपिटल पे, वो मशीनरी पे होगी, और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मेरी केचप की फैक्ट्री की एक तो इन्वेस्टमेंट मेरी होगी जो मैंने बिल्डिंग बनाई है, जो मैंने मशीनें खरीदी है। एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी डेली बेसिस की, जो मैं उस पर करती हूँ रॉ मटेरियल पे, कि भैया ये टमाटर मंगाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और उसमें हम ऐड कर देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। प्लस आपका खर्चा कहाँ होता है, नेट एक्सपोर्ट्स पे खर्चा होता है आपका। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये करने पे हमारा जीडीपी-एमपी आ जाता है, और जीडीपी-एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हमें पता है। जीडीपी-एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हो तो पहले जीडीपी-एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनडीपी-एमपी पे आ गए। एनडीपी-एमपी पर एनएफआईए लगाएंगे तो एनएनपी-एमपी आ गया, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में जाने के लिए माइनस एनआईटी कर दिया, एनएनपीएफसी आ गया। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको इसमें क्या ढूंढते हो, एक्सपेंडिचर मेथड से आप ढूंढ कर लाते हो जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी में क्या करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल भी आती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आती है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये कर दोगे जीडीपी-एमपी आ जाएगा, उससे एनएनपीएफसी में जाना हमें आता है। अब इसको एक बार बुक में से देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर, जो है एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड पे सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, ये 2 पार्ट में गिवन होता है, या तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर करोगे प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, कई बार ये डायरेक्टली गिवन नहीं होते, तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये निकालते ही आप जीडीपी-एमपी पे आ जाते हो, एंड जीडीपी-एमपी से एनडीपी-एमपी पे जाना हमें आता है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी एंड प्लस एनएफआई। ये करते ही हम एनएनपीएफसी पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड। अब बचता है हमारा आखिरी मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड। तो चलते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड की तरफ। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकल के आता है, वैल्यू एडेड मेथड में हम जीवीए-एमपी मिलता है हमारे को, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और ये जीवीए-एमपी इज इक्वल टू जीडीपी-एमपी होता है। ये ट्रिक है, पहले ही बता रही हूँ। तो वैल्यू एडेड मेथड में व्हाट डू वी कैलकुलेट, द मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एवरी एंटरप्राइज adds value to production which it purchase as intermediate good। जैसे फार्मर के पास तो उसका वो था, टमाटर थे उसके पास में, टमाटर मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड थे, बट मैंने उससे केचप बनाई तो केचप मेरा फाइनल गुड बना। शॉपकीपर के पास आई केचप, तो केचप को उसने इंटरमीडिएट गुड माना, उस पर कुछ वो लगाया, पैसे लगाए, प्रॉफिट अपना कमा के फिर उसने वो बेची। तो भाई जब भी जो है वैल्यू एडिशन होता है इंटरमीडिएट गुड पे, तो उसको हम जो है वैल्यू एडेड मेथड में कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है, जीवीए-एमपी। ये लर्न कर लो इसको। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है, जीवीए-एमपी। और जीवीए-एमपी इज इक्वल टू जीडीपी-एमपी होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब ही जीडीपी-एमपी है, और जीडीपी-एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो जीवीए-एमपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूला में लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि मेरी केचप मुझे जितने की पड़ी उसमें से जो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन था उसको मैंने माइनस कर देना है।
ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कई बार गिवन होती है आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं। सेल्स मतलब जितनी सेल हुई मेरे केचप की, चेंज इन स्टॉक ऐसा हो सकता है कि जितनी केचप मैंने एक महीने में बनाई हूँ वो सारी ना बिके, कुछ मेरे पास पड़ी हूँ स्टॉक में, तो चेंज इन स्टॉक ये होता है, ठीक है। तो जीवीएमपी निकालने का मेथड क्या है, जीवीएमपी निकालने का मेथड है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको हम कहते हैं वीओपी, प्लस जो है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वीओपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जब आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे तो आपके यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इसमें से आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करने के लिए भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का भी एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, अगर गिवन ना हो तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस इम्पोर्ट।